अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुशबख्त है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहीन है। 2019 की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गुटखे की कंजम्पशन की जाती है। 2019 में जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के मुताबिक 1.4 मिलियन लोगों को ओरल कैंसर हो जाता है। हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान में 4% तकरीबन लोगों को ओरल कैंसर होते हैं, लेकिन उसमें से 30% जो है कराची में है, जो कि एक बहुत ही शॉकिंग और अलार्मिंग रेट है। ये इतनी इसका एक वबा के तौर पे जिसे कह सकते हैं कि ये इतना ज़्यादा इसका मसला हमारे मुल्क में है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ही एक जो है ऑर्डर पास किया था कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए गुटखे की कंजम्पशन के लिए। इसीलिए आज का हमारा टॉपिक जो है गुटखा कंजम्पशन एंड ओरल कैंसर्स है। गुटखे का कंजम्पशन की वजह से बहुत सी बीमारियां होती हैं, चाहे वो गुर्दे की हो, चाहे वो आपके मसूड़े की हो, लेकिन ओरल कैंसर जो है बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है हमारी सोसाइटी में। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता था कि बड़े उम्र के मर्दों को या बड़ी उम्र की औरतों को होता था, लेकिन अब बच्चों में भी ये बात ट्रांसफ़र हो गई है। इसीलिए आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर शायान खालिद। डॉक्टर शायान खालिद पाकिस्तान में एक डॉक्टर हैं। वो ओरल कैंसर्स में स्पेशलाइज़ करते हैं। वो आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में एक सर्जन हैं। डॉक्टर शायान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए। आई एक्चुअली वांटेड टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक सिंस वेरी लॉन्ग टाइम। तो हम अपने पहले सवाल की तरफ जाते हैं। आप ये बताएं कि गुटखे कंजम्पशन होता क्या है? मतलब गुटखे के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं, क्या नहीं आती? ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि गुटखा किस चीज़ को कहते हैं, ठीक है? गुटखा इज़ अ टाइप ऑफ अ टोबैको। ये एक तंबाकू है, जो कि सिंपली सिगरेट में भी होता है, लेकिन ये एक ऐसा तंबाकू है जो कि ओरल कैविटी से मुँह के ज़रिए चबा के खाया जाता है, जी। ठीक है? इसकी शुरुआत होती है उस वक़्त से जब कोई भी बच्चा स्कूल जाने की एज में होता है और वो स्कूल जाना शुरू करता है, तो वहाँ पर बहुत ईज़िली अवेलेबल होती है छालिया और गुटखा, जो कि किसी भी शॉपकीपर से, किसी भी गली के वेंडर से उसको मिल जाती है। तो वहाँ से ये गुटखे की कंजम्पशन जो है वो स्टार्ट होती है, ठीक है? तो गुटखा इज़ बेसिकली अ स्मोकलेस टोबैको और अ च्यूएबल टोबैको। एक तंबाकू की ऐसी किस्म है जिसको हम लोग चबा के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, और गुटखे के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि लोग इतना ज़्यादा उस पे एडिक्टेड हो जाते हैं? अच्छा, गुटखे के अंदर कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो कि उसके अंदर एक किसी भी यूज़र को उसका एडिक्टिव बना देती हैं, उसका आदी बना देती हैं और उसको बहुत नुकसान भी पहुँचाती हैं, ठीक है? तो आई विल वन बाय वन टेल यू अबाउट इंग्रीडिएंट्स ऑफ गुटखा कि गुटखे के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ गुटखे के अंदर होती है उसको हम लोग एरिका नट कहते हैं इंग्लिश में, जी, और जिसकी उर्दू में सिंपल में हम लोग उसको छालिया बोलेंगे, जी। ठीक है? सेकंडली उसके अंदर होता है टोबैको, या जिसको हम लोग तंबाकू बोलते हैं, ठीक है? थर्डली इसके अंदर होता है चूना, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्लैक्ड लाइम बोलते हैं। जी। उसके बाद इसमें होता है कैटेच्यू, जिसको हम लोग कत्था बोलते हैं, ठीक है? तो छालिया, तंबाकू, कत्था और चूने का मिक्सचर जो है वो मिलके एक गुटखा बनाता है, ठीक है? ऑब्वियसली इट डजंट टेस्ट गुड, इसीलिए इसको फेवरेबल बनाने के लिए, इसकी कंजप्शन बढ़ाने के लिए इसमें कुछ फ्लेवरिंग एजेंट्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कौन-सी ऐसी चीज़ है, अच्छा इसमें 2 किस्म की चीज़ें हैं। एक ऐसी चीज़ जिसको इस्तेमाल करने से इंसान उसका आदी बन जाता है, ठीक है? और उसमें फिर एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंसान को कैंसर कॉज़ करती हैं, यानी कि जो कैंसर का बायस बनती है। सबसे पहले बात करेंगे ऐसी क्या चीज़ है उसके अंदर जिसकी वजह से इंसान उसका आदी बन जाता है। तो गुटखा जो है बेसिकली उसमें जो निकोटीन है, यानी कि टोबैको का जो पार्ट, निकोटीन जो है वो गुटखे का एक मेजर इंग्रीडिएंट है। जिसकी वजह से इंसान उसको जब खाता है तो ही फील्स गुड, उसको एक फीलिंग ऑफ एक्टिवेशन, फीलिंग ऑफ अराउज़ल होती है, जिसकी वजह से उसको बार-बार उसकी क्रेविंग बढ़ जाती है। दिस इज़ बिकॉज़ ऑफ निकोटीन, ठीक है? सपोज़ करो किसी ने भी अगर गुटखा खाया तो उसके बाद ही विल फील अ बिट मोर एक्टिव, ठीक है? ही विल फील अ बिट मोर एनर्जेटिक, ही विल हैव अ फीलिंग ऑफ गुड, जो कि हमें खाना खाने से आती है, जो कि हमें एक्सरसाइज करने से आती है। ये सिमिलर फीलिंग जो है वो निकोटीन कंज़म्पशन के साथ आ सकती है, जो कि गुटखे का एक इंग्रीडिएंट है। उसके अलावा इसके अंदर होता है एरिका नट, जिसको बताया कि छालिया, ठीक है? छालिया एक ऐसी चीज़ है जो कि कैंसर का बायस बनती है इसके अंदर, ठीक है? Areca nut is something which contains two other substances, two other elements, which are ericoline and ericadine. I just don't want to mention a lot of scientific stuff here, लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इंसान में कैंसर का बायस बनती हैं। जी। जी, ठीक है। तो डॉक्टर शाहीन, अब हमें थोड़ा-सा ये बताते चलें कि
कौन सा ऐसा वक्त आएगा कि हमें ये पता हो कि हमें अर्जेंट मेडिकल केयर की ज़रूरत है और किस तरह के हार्मफुल इफेक्ट्स हम खुद में हमारे अंदर नुमाया हो तो हमें पता हो कि हमें अभी डॉक्टर की ज़रूरत है। तो इस हवाले से अगर आप थोड़ी सी बात करें तो। Okay, this is a very good question कि हमें कब ये like alarming sign क्या है, कब हमें ये पता होना चाहिए कि now we need to see a doctor। तो ये ये लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, I would just request कि अगर उनमें से कोई भी शख्स जो है वो गुटखा या छालिया या पान मसाला इस्तेमाल करता आ रहा है काफी अरसे से, so he better quit it right now and go to an ENT specialist and get examined। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको सिम्टम्स हैं या नहीं है, एटलीस्ट यू नीड अ बेसिक चेकअप फ्रॉम एन ईएनटी स्पेशलिस्ट बिकॉज़ यू हैव बीन कंज्यूमिंग अ कार्सिनोजेनिक, अ कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस फॉर सो मेनी इयर्स। डॉक्टर अदर देन दैट, साहब, सॉरी मैं आपको इस बात पे, जब आप कहते हैं सो मेनी इयर्स, इसमें क्या आप कहेंगे, मतलब 5 साल 10 साल, और इसकी कंजम्पशन रेगुलर आप किस तरीके की डिफाइन करेंगे? कुछ लोग होते हैं वो, मतलब आप देखते हैं कि जैसे नहीं तो पुराने जमाने के पानदान के साथ लोग खा रहे होते हैं, कुछ लोग हम रोड पे देखते हैं, कुछ लोग सिर्फ शादियों में खाते हैं। तो व्हाट डू यू ऑब्वियसली डिफाइन रेगुलर एंड व्हाट डू यू मीन कि अगर आप बहुत टाइम से खा रहे हैं? सो इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है कि रेगुलर हम किसको बोलेंगे और हम लोग ऑन एंड ऑफ किसको बोलेंगे, या कभी कभार का यूज जो है उसका कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। एंड फॉर मी सेइंग सो मेनी इयर्स, इट्स डेफिनेटली यू नो इट डज नॉट एक्चुअली हैज अ पर्टिकुलर ब्रैकेट ऑफ डेफिनेशन कि भाई 5 साल से कम खाने वाले को नहीं हो सकता या 1 साल से कम खाने वाले को नहीं हो सकता। इट डजंट गो लाइक दैट, ठीक है। अगर कोई भी गुटखा कंज्यूमर है, अगर उसने स्टार्ट किया है, अगर उसको 1-2 महीने ही हुए हैं, ही कैन आल्सो कैच कैंसर। एट द सेम टाइम वो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि 10-15 साल से खा रहे होते हैं लेकिन उनको नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो देयर इज नो पर्टिकुलर डेफिनेशन टू इट कि कितना अरसा खाने के बाद आपको कैंसर हो सकता है या फिर कितना रेगुलरली खाने के बाद आपको कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, तो डॉक्टर शायन जी जी, तो डॉक्टर शायान, आपने कहा कि इतना अरसा खा सकते हैं, इसकी कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं है कि इसके इफेक्ट्स उस तरीके से किस तरह से उनके ऊपर होंगे। तो अगर हम बात करें एज ब्रैकेट के हवाले से, अगर कोई टीनेजर कंज्यूम कर रहा है गुटखा या फिर कोई 20+ इयर्स का कंज्यूम कर रहा है, 30+ का कंज्यूम कर रहे हैं या फिर कोई माइनर्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनमें किस तरह के इफेक्ट्स होंगे गुटखा अच्छा, कंजम्पशन के? ठीक है। आई कम टू दिस क्वेश्चन। इसके पहले जो आपने सवाल पूछा था वो थोड़ा सा शायद आधे में रह गया कि क्या-क्या इंपॉर्टेंट साइंस हैं जिसमें एक पेशेंट को या किसी भी इंसान को थोड़ा सा वो हो जाना चाहिए, अलार्म हो जाना चाहिए कि ना ही शुड गो टू अ डॉक्टर। उसमें एक दो चीजें मैं बता देता हूँ, व्हिच इंक्लूड्स डिक्रीज्ड माउथ ओपनिंग, ठीक है। मुंह का कम खुलना इज वन ऑफ द कॉजेज, वन ऑफ द फैक्टर्स जिसकी वजह से वन शुड बी केयरफुल कि अभी कुछ चीजें खराब होना शुरू हो गई हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई एक ऐसा अल्सर आपके मुंह के अंदर बन गया है जो कि 1 हफ्ते से नहीं जा रहा, आपने मल्टीपल मेडिकेशन इस्तेमाल कर ली है बट इट्स बीन मोर देन अ वीक, यू डेफिनेटली गो टू सी अ डॉक्टर। अल्सर्स का मतलब आपका था छाले या छाले, छाले छाले? जी। एग्जैक्टली, छाले, हाँ छाले, या फिर कोई भी ऐसी ट्यूमरस ग्रोथ या कोई ऐसी चीज, कोई गोश्त बढ़ना शुरू हो जाए। अगर हम लोग सादा उर्दू में बात करें, गोश्त बढ़ना शुरू हो जाए मुंह के किसी हिस्से में, या फिर कोई छाला बन जाए जो कि किसी भी दवा इस्तेमाल करने से नहीं जा रहा और उसको 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, और वो पेशेंट जो है वो गुटखा कंज्यूमर है, ही डेफिनेटली नीड्स टू सी अ डॉक्टर। उसका मुंह खुलना बंद हो गया है या फिर उसके मुंह में जलन बहुत ज्यादा होने लगी है, ये सब कुछ ऐसे सिम्टम्स और साइंस है जिसको अगर कोई भी पेशेंट फील करता है तो ही शुड डेफिनेटली गो टू अ डॉक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। जी। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था एज ब्रैकेट के हवाले से कि किस एज के लोग ज्यादा इसमें मुतासर होते हैं और कौन सा एज फैक्टर यानी कौन सा एज का वो हिस्सा है जो कि बहुत ज्यादा ससेप्टेबल है टुवर्ड्स द कैंसर। तो जी I have been working for 5 years in my hospital and treating oral cancers. तो मैंने जो patients देखे हैं, they are aging as low as 20 years of age and they can go as high as 80-90 years of age, right? तो और most commonly जो हमारे पास age group है वो है 40-45 years का। इसमें इसमें यंगस्टर्स भी इक्वली इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसमें एल्डरली भी इक्वली इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसमें मिडिल एज के लोग भी इक्वली इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। बाकी कैंसर्स की तरह ये कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो कि प्रिवेंटेबल है, कि अगर आप इसका पॉजिटिव फैक्टर इस्तेमाल नहीं करें तो आपको ये नहीं होगा, ठीक है। अगर आप इसका पॉजिटिव फैक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी चीज में, तो किसी भी एज में, तो आपको वो कैंसर हो सकता है। सपोज करें कोई और कैंसर्स हैं, जिस तरह से ब्लैडर का कैंसर हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट का कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ये कुछ ऐसे कैंसर है, या फिर इंटेस्टाइन्स का कैंसर है, इसमें एज मैटर करती है। लाइक वंस यू क्रॉस 60 इयर्स ऑफ एज
तो आप ज्यादा जो है वो पेशेंट जो है वो ज्यादा ससेप्टेबल है, ज्यादा वल्नरेबल है कैंसर डेवलप करने के लिए। लेकिन दिस स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ ओरल कैविटी इज स्पेसिफाइड विद द रिस्क फैक्टर्स। अगर वो पेशेंट गुटखा कंज्यूम कर रहा है, वो किसी भी एज का हो, ही कैन गेट अ कैंसर इजीली। ठीक है, तो यंगस्टर्स खुद को ये ना समझें कि बिकॉज दे आर यंग दे कैन नॉट कैच इट, या फिर जो लोग बुजुर्ग हैं वो इतने सालों से लेते आ रहे थे, यानी कि मतलब कोई 30 साल से लेता हुआ आ रहा है, तो वो ये ना समझे कि 30 साल तक से उसको नहीं हुआ तो वो आगे भी उसको नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी एज इसमें आप नहीं कह सकते कि वो इंडिपेंडेंट है या फिर वो इस चीज से बाला तरह के उसको ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ना हो। अच्छा, आपने अभी बात की कैंसर की। अच्छा, अब आप बताइए, क्योंकि हमारा मेन एम ये है कि हम लोग ओरल कैंसर के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस करें। तो काफी, जी एक तो मेरा पहला सवाल ये, काफी लोग कहते हैं कि हम सिगरेट नहीं पीते लेकिन वो पान की बहुत ज्यादा कंजम्पशन करते हैं या गुटखा बहुत ज्यादा खाते हैं। एक ये मेरा ख्याल है मिसकंसेप्शन है हमारे माशरे में कि सिगरेट ज्यादा बुरी है और गुटखा बुरा नहीं है। इस हवाले से आप अगर थोड़ा सा हमें कुछ बताना चाहें तो। जी डेफिनेटली, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। हमें बस देखना ये चाहिए कि चाहे वो कोई शख्स गुटखा ले रहा है या कोई शख्स जो है वो सिगरेट ले रहा है, बेसिकली दे आर बोथ कंज्यूमिंग द सेम इंग्रेडिएंट इन डिफरेंट मोड्स। ठीक है, जी। दोज हु आर स्मोकिंग सिगरेट्स आर टेकिंग टोबैको बाय इनहेलिंग इट, एंड दोज हु आर टेकिंग गुटखा आर टेकिंग टोबैको बाय च्यूइंग इट। तो मतलब राइट, एक जो है तो सांस के जरिए अंदर ले रहा है, एक चबा रहा है। जी सॉरी, हाँ, जी। एक 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 जो है वो टोबैको ले रहा है, तंबाकू ले रहा है, मुंह में डाल के चबा के उसको इस्तेमाल कर रहा है, और एक जो है वो सिगरेट के जरिए स्मोक करके या धुएं के जरिए वो उसको टोबैको को कंज्यूम कर रहा है। जी। ठीक है, अब सवाल ये है कि लोग सिगरेट को बुरा क्यों समझते हैं और गुटखे को बुरा क्यों नहीं समझते। ठीक है, उसका रीजन ये है कि जब भी एक बच्चा जो है वो स्कूल जाना शुरू करता है या फिर वो अपने सोसाइटी में आसपास में के लोगों को देखता है, तो छालिया को हम लोग यूजुअली बुरा नहीं समझते। ठीक है, छालिया खाना इज हैज बीन अ ट्रेंड इन 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 आवर सोसाइटी। छालिया खाने को जब हम लोग बुरा नहीं समझते, तो गुटखा इज जस्ट अ स्टेप फॉरवर्ड टू छालिया। तो जी। जो लोग छालिया खाने को बुरा नहीं समझते, वो गुटखे को भी बुरा नहीं समझते। ठीक है, और मेजोरिटी में देखा जाए तो लोग छालियां डेफिनेटली खाते ही खाते हैं। ठीक है, अगर छालियां नहीं भी खाते तो पान मसाला का इस्तेमाल या फिर कुछ ऐसे चीज जिसको थोड़ा सा और फ्लेवर्ड करके या थोड़ा सा और ग्लैमराइज करके बेचा जाता है, विच ऑलवेज कंटेन एरिका नट्स ऑब्वियसली। तो इसलिए इसको गुटखे को ज्यादा बुरा नहीं समझा जाता और स्मोकिंग को दूसरी सूरत में बुरा समझा जाता है। बिल्कुल, बड़े सगीर में तो ये इसका बड़ा रिवाज है ना, जैसे छालियां खाने का, और ये एक सोसाइटी का जी इश्यू है, जी, उसका नहीं। एक सोसाइटी का इशू है। बहुत बहुत अफसोस की बात है नाउ दैट वी गो टू वेडिंग्स एंड पार्टीज, जो आपने बात की कि उसके एंड में जो है वो सबको पान सर्व किया जाता है, और सबको जो है वो पान मसाला और इस किस्म की चीजें सर्व की जाती हैं, विच शुड नॉट बी द ट्रेंड, जिसको हमने जो है वो डिस्करेज करना है, जिसको हमें डिस्करेज करना चाहिए। ठीक है, वन शुड एटलीस्ट स्पीक अबाउट इट। बिल्कुल। बिल्कुल। तो डॉक्टर शायान, आप हमें अगर थोड़ा सा ये बताएं कि अगर किसी को इस तरह का कुछ हो जाता है तो फिर उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। हम पहले स्टार्ट करेंगे कि आप हमें अगर थोड़ा सा ये बताएं कि कोई घर में रेमेडीज अवेलेबल हो जो कि अगर कोई कर सकता है, क्योंकि काफी लोग जो है हमारे मुल्क में वो अफोर्ड नहीं कर सकते ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में जाकर। तो पहले आप इस हवाले से थोड़ा सा इस चीज पे रोशनी डालें, और उसके बाद अब हमें बताएं कि अगर कोई हॉस्पिटल जा सकता है तो वहाँ पे किस किस्म के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और क्या अवेल करना चाहिए एक इंसान को। Okay, so this is a very very important question. This is basically my area of interest nowadays. I am actually researching on this project के लोग डॉक्टर के पास आने से पहले क्या क्या चीजें फॉलो करते हैं। ठीक है, जी तो उसमें बहुत ही मैं ओपनली एक बात करना चाहूंगा कि लोग जो है डॉक्टर्स के पास आने से पहले लोग हकीम के पास जाते हैं, होम्योपैथी का इलाज कराते हैं। ठीक है, वो किसी पीर बाबा के पास जाके दुआएं कराते हैं, मतलब ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। रिलीजियस हमारे वो भी हैं, हीलर्स भी हैं, और हमारे होम्योपैथ्स भी हैं जो कि इस चीज को लोगों को कहते हैं कि वो लोग डील कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली होता क्या है कि ये सब चीजें जो है दिस ओनली मतलब इन सब चीजों का इस्तेमाल करने से एक पेशेंट की डायग्नोसिस में देरी होती रहती है। ठीक है, किसी को आज तक फायदा होता नहीं है। ठीक है, इसमें होता क्या कि एक पेशेंट जो कि जिसको 1 महीना पहले एक अल्सर या एक छाला डेवलप हो गया था, ठीक है, अब वो डॉक्टर के पास जाने के बजाय घर के जो है वो टोटके इस्तेमाल करते रहते हैं, या फिर आम गली के जो है वो उसमें हकीम के पास चले जाते हैं या दम दरूद के ऊपर चले जाते हैं, तो वो चीज डिले होती रहती है। ठीक है, 1 महीना ट्राई किया नहीं फायदा हुआ, 2 महीना ट्राई किया नहीं फायदा हुआ, अल्टीमेटली 3-4 महीने के बाद वो चीज जब हमारे पास पहुंचती है तो वो स्टेज 1 से स्टेज 4 तक पहुंच चुकी होती है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि करंटली कोई भी हमारे पास एविडेंस, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है इस बात का कि इसका मेडिकल के अलावा कोई और इलाज हो।
कोई होम रेमेडी नहीं है इसकी, ठीक है, कोई इसका होम्योपैथिक इलाज नहीं है और ना ही कोई और तरीके से इसका कोई सॉल्यूशन है। मतलब the medical treatment is the only treatment for oral cancer right now. और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग उस मौके पे पहुंचे ही ना कि हम लोग को मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़े, क्योंकि ये बहुत सिंपल प्रिवेंशन है कि आप गुटखा ना खाएं, आपके लिए बहुत हार्मफुल चीज है। Exactly. This is the common sentence that every जो है वो ओरल कैंसर के साथ जो भी डॉक्टर्स डील कर रहे हैं वो इस्तेमाल करते हैं कि ये वो कैंसर है जो कि प्रिवेंटेबल है, ठीक है, जिसको आप खुद प्रिवेंट कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है, ठीक है। कुछ कैंसर जैसे जो कि एज के बाद किसी को भी हो सकता है, दिस इज नॉट वन ऑफ देम, जस्ट लाइक ब्रेस्ट कैंसर को डेवलप करने के लिए आपके पास कोई कॉज नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसका कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है, लेकिन इसका कॉज है डेफिनेटली। अगर आप गुटखा नहीं खाएंगे तो आपको कैंसर नहीं होगा, दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। जी जी अच्छा, अभी चूंकि हम लोग अभी कैंसर की बात कर रहे हैं, बिफोर आई गो ऑन टू अदर डिजीजेस जो हो सकती है, आप थोड़ा सा बताएं, अगर किसी को जैसे कोई अलामात हैं ओरल कैंसर के, या आप मेडिकल प्रोफेशन में डायग्नोज कर लिया है, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? ओके, तो ओरल कैंसर की ट्रीटमेंट जो है वो सबसे जो इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है वो उसकी सर्जरी है, ठीक है। सर्जरी के अलावा कीमोथेरेपी या फिर कुछ लोग सोचते हैं कि शुआएं मिलने से या रेडिएशन से इसका इलाज हो सकता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। गुटखा और पान छालिया खाने से जो कैंसर मुंह का बन जाता है उसका वाहिद इलाज सर्जरी है, ठीक है। अब वो उस कैंसर की स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर एक पेशेंट हमारे पास अर्ली स्टेज में आ गया, यानी कि स्टेज 1 में आ गया, स्टेज 2 में आ गया, तो वो सिर्फ सर्जरी करके उस पेशेंट को फायदा हो सकता है। लेकिन अगर वही पेशेंट हमारे पास स्टेज 3 स्टेज 4 में आ गया कैंसर का, तो सर्जरी और उसके साथ रेडिएशन थेरेपी, जिसको हम लोग कहते हैं कि शुआओं के जरिए इलाज देना, और दूसरा जो है वो कीमोथेरेपी, तो ये सब चीजें उसमें मिक्स हो जाती हैं। तो अर्लियर इज द बेटर। अगर आप स्टेज 1 और कोई पेशेंट स्टेज 1 स्टेज 2 में प्रेजेंट करता है तो ही कैन गेट अवे विद सर्जरी ओनली, लेकिन उसका सिर्फ हम लोग सर्जरी करेंगे तो उसको फायदा हो जाएगा। जी, थैंक यू, आपने हमें इतना बताया। अच्छा, इसीलिए लेकिन ओरल कैंसर जो है ऑब्वियसली एक कैंसर इन इटसेल्फ एक बहुत ही एक्सट्रीम होता है बीमारी, और बहुत खतरनाक होती है, लेकिन गुटखे खाने से हम लोगों ने ये भी सुना है कि बहुत सी दूसरी बीमारियां होती है, जैसे ओरल सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस जो है, ये दोबारा जो है एक बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट है जिसे कहते हैं गुटखे खाने का। तो आप थोड़ी सी इस बात पे हमें रोशनी बताएं। Okay, let's understand what oral submucosal fibrosis is, ठीक है। अब एक अगर हम लोग कॉमन ऑब्जर्वेशन देखें तो हमारे मुंह के अंदर जो एक पिंकिश सी झिल्ली सी बनी हुई है, इट्स अ क्वाइट सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ फैशिया या मेम्ब्रेन कह लें, जो एक बहुत ही नरम सी एक पिंक कलर की झिल्ली सी हमारे मुंह के अंदर बनी हुई होती है, जिसको हम लोग जब खाना वाना खाते हैं तो हम लोग आराम से मुंह खोल सकते हैं, हम लोग बात कर सकते हैं, हमारे मुंह में जो है वो थूक बन रहा होता है, सलाइवा बन रहा होता है, जो कि हमें खाने पीने में मदद करता है। सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस जो है वो हम लोग उसको तब कहते हैं जब इस झिल्ली का कलर तब्दील होना शुरू हो जाए, ठीक है। फ्रॉम पिंकिश इट स्टार्ट्स बिकमिंग व्हाइटिश, ठीक है। जब वो बहुत ज्यादा व्हाइटिश होना शुरू हो जाए या फिर बहुत ज्यादा रेडिश होना शुरू हो जाए, ठीक है, और इसके साथ साथ आपका मुंह खुलना जो है वो कम हो जाए, ठीक है, ये सब अलामात हैं जो कि ओरल सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस जिसको हम लोग कहते हैं। अब ओरल सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस क्या है? ओरल सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस इज अ कंडीशन जिसका नेक्स्ट स्टेप इज कैंसर। इसलिए हम ओरल सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस को प्री मैलिग्नेंट लीजन कहते हैं, यानी कि एक ऐसी अलामत है जो कि कैंसर से पहले होती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सब पेशेंट जिसको ओरल सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस हो गई है उसको कैंसर हो जाए, लेकिन जब भी किसी पेशेंट को ओरल सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस हो जाए, दिस इज द लास्ट वार्निंग कि इस मौके पे आके उसको सब चीजें क्विट कर देनी चाहिए, अदरवाइज इट कैन डेफिनेटली बी कन्वर्टेड इनटू कैंसर, ठीक है। जी, आपने बात की क्विटिंग की। देखें, जो भी चीज़ एडिक्टिव होती है, चाहे वो शराब हो, नशा हो, गुटखा हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट छोड़ने के लिए, और हमारे मुल्क में इतनी फैसिलिटीज भी नहीं है कि रिहेबिलिटेशन के तौर पे, या इतनी अवेयरनेस नहीं है कि अगर आपको किसी किस्म की एडिक्शन हुई भी है तो व्हाट सॉर्ट ऑफ मेडिकल हेल्प यू कैन टेक। एक आम बंदा जो है, हम जैसे देखते हैं रोड पे लोग खा रहे होते हैं, थूक रहे होते हैं, इन लोग के लिए अगर कोई अपने आप को ये छुड़ाने चाहिए आदत, तो इसके क्या मैकेनिज्म्स हैं? देखिए, इसका सबसे सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है किसी भी बंदे की अपनी खुद की विल होना, ठीक है। फॉर्चुनेटली आई हैव एटलीस्ट वर्कड 3 months इन साइकेट्री,
ऑल्सो। इसकी जी वजह से मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है टू डील विद पेशेंट्स जो कि अल्कोहल विड्रॉल के साथ आते हैं, जो कि गुटखा विड्रॉल या किसी भी एडिक्टिव चीज के विड्रॉल की वजह से हमारे पास आते हैं। तो उसमें सबसे पहली बात जो पेशेंट के साथ की जाती है वो ये की जाती है कि क्या आप ये चीज छोड़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते। ठीक है, जब तक उस पेशेंट की, उस पर्सन की अपनी विल नहीं होगी वो उसको क्विट नहीं कर सकता। ठीक है, जी अब वो विल कैसे डेवलप की जा सकती है? विल डेवलप करने का तरीका ये है कि उस इसकी अवेयरनेस फैलाई जाए। ठीक है, एक बंदे को अगर पता होगा कि ये चीज कितनी नुकसानकार है, उसके बाद ही उसके अंदर एक विल पैदा होगी कि हाँ ये इतनी नुकसानकार है तो मैं इसको छोड़ दूं। ठीक है, तो विल इज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस सूरत हाल में। उसके बाद अगर किसी की विल भी है और वो उसके बावजूद भी नहीं छोड़ पा रहा, तो ही शुड कंसल्ट टू अ साइकियाट्रिस्ट। ठीक है, इस काम के लिए स्पेसिफिक साइकियाट्रिस्ट होते हैं जो कि आपको किसी भी नशे के विथड्रॉल में हेल्प करते हैं। जी ठीक है, सो द पर्सन ऑन विल एंड देन साइकियाट्रिस्ट हेल्प। उसके बाद आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त अहबाब का आपको मोरल सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। ठीक है, तो एक अगर आप किसी को जानते हैं जो कि इस चीज में इन्वॉल्व है, यू बेटर बी प्रोवाइडिंग हिम द मोरल सपोर्ट फॉर दिस। ठीक है, आप उसको मोरल सपोर्ट दें, आप उसकी हेल्प करें, उसको काउंसिल करते रहें कि भाई ये छोड़ना है और छोड़ सकते हैं। मतलब दिस इज नॉट अ बिग डील। हमने काफी पेशेंट्स को देखा है ये छोड़ते हुए और इम्प्रूव होते हुए। मतलब कि ये बिल्कुल ही कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है, अगर कोई और छोड़ नेवर, सकता है तो आप भी छोड़ सकते हैं। डेफिनेटली कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। अच्छा डॉक्टर चांद, एक चूंकि हमने सारी चीजें बात कर ली, डिस्कस कर लिया, गुटखे से एक तो मसला ये होती है कि गंदगी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हर कोई थूकता रहता है, आप जिस बिल्डिंग में जाए निशान होते हैं, आपकी सेहत पे भी असर होता है। लेकिन अगर आप एक हमें ओवरऑल बताएं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो किस तरीके से आपकी अफेक्ट होती है गुटखे कंजम्पशन की वजह से। Okay, quality of life of a patient with oral cancer, एक पेशेंट को ओरल कैंसर हो गया, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बुरी हो सकती है। ठीक जी है, मैं कुछ ज्यादा नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज करना चाह रहा बिकॉज इट्स अ वेरी ग्रेव डिजीज। ठीक है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज करें कि किसी पेशेंट को किसी भी जिस्म के हिस्से का अगर कैंसर हो जाता है, ठीक है, अगर उसने ऑपरेट करा भी लिया, उसने सर्जरी करा ली, उसके ऊपर उसके निशान बन गए या स्कार बन गया, तो दैट कैन, मतलब उसको छुपा सकते हैं। आप अपने कपड़े पहन लिए तो आपका बाजू नजर नहीं आएगा, आपका पेट नजर नहीं आएगा, चेस्ट नजर नहीं आता। ठीक है, तो इनमें से कोई भी चीजें अगर इन्वॉल्व हो जाती हैं तो दैट कैन बी ट्रीटेड वेरी वेल और उसको छुपाया जा सकता है। लेकिन ओरल कैंसर एक ऐसी चीज है जो कि आपके फेस को इन्वॉल्व करती है, आपके चेहरे को इन्वॉल्व करती है। ठीक है, जब किसी पेशेंट को ये कैंसर डेवलप हो जाता है तो इट्स क्वाइट डिसफिगरिंग फॉर हिम, उसकी फेशियल आइडेंटिफिकेशन ही तब्दील हो जाती है। ठीक है, एक लाइक वो पेशेंट की मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, उसके दिखने में उसके फेशियल फीचर्स बिल्कुल तब्दील हो जाते हैं। अगर इसके बाद में सर्जरी भी कराई जाए तो सर्जिकल मार्क्स और ऊपर से कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी के बाद जो चेंजेस आती हैं पेशेंट के फेशियल स्किन के ऊपर, वो बहुत ही ऐसी किस्म की चेंजेस जो कि नोबडी विल एक्सेप्ट इट, राइट। एक तो जी ये मसला है, दूसरा ये है कि बिकॉज हम लोग खाते भी मुंह से हैं, हम लोग सांस मुंह से लेते हैं, हम लोग बात मुंह से करते हैं। जब एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज आपकी एक इतने जो है मुल्क मर्ज में इन्वॉल्व हो जाए, इनकी कैंसर में इन्वॉल्व हो जाए, देन यू कैन नॉट ईट। आप खाना पीना आपका बंद हो जाता है, आपका मुंह खुलना बंद हो जाता है, आप बात नहीं कर सकते। ठीक है, आप सोशल गैदरिंग्स में बाहर जा नहीं सकते बिकॉज यू कैन नॉट इवन हैव वाटर कंफर्टेबली। ठीक है, आपको जो भी गिजा लेनी है वो आपको डिपेंड रहना पड़ता है एक ट्यूब के जरिए जो कि आपके एब्डोमेन में पड़ी रहती है, और उसके जरिए सारी गिजा वो बंदा इनटेक कर रहा होता है। तो दिस इज लाइक वेरी डेवास्टेटिंग फॉर अ पर्सन जो कि इसको अगर ओरल कैंसर हो जाता है तो। जी अम, ये आपने बिल्कुल मतलब बहुत इंफॉर्मेटिव बात थी। आप हमें बताएं कि इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू ऐड, जो आपको ऐसा लगा कि हमारे सवालात में हम लोग ने मिस कर दिया है, या आपको ऐसा लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने भी लोग हमारी बात सुन रहे हैं वो उनको इस बात का पता हो। नहीं, आई थिंक आपने ऑलमोस्ट सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है एंड आई होप कि इसके जरिए लोग इसको छोड़ना शुरू करें। सिर्फ एक बात जो मैंने उस दिन मेंशन की थी, दैट वाज मिथ रिगार्डिंग बायोप्सी, कि बायोप्सी क्या मसला है। बायोप्सी कुछ लोगों को कैंसर डेवलप हो जाता है, हमारे क्लिनिक में आते हैं और हम लोग जब उनको बोलते हैं कि भाई इसकी बायोप्सी करनी पड़ेगी, देन दे जस्ट रन अवे, दे डोंट गेट द बायोप्सी डन। क्योंकि जी कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अगर इस ट्यूमर को कोई भी लोहे की चीज, कोई मेटलिक चीज टच करेगी तो ये बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी वजह से वो लोग बायोप्सी नहीं कराते, और बायोप्सी ना कराने की सूरत में वो 1 महीने के बाद आते हैं, फिर वो ट्यूमर बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है। तो बायोप्सी सिंपल एक जो है ना, किसी भी टिश्यू का सैंपल लेने को कहते हैं। अगर आपको किसी भी पेशेंट को कोई जख्म डेवलप हो गया तो हम लोग उसका बिल्कुल ही छोटा सा हिस्सा लेते हैं और उसको हम लोग लेबोरेटरी में भेज देते हैं।
और उसकी तशखीस के बाद, उसके फाइनल रिपोर्ट के बाद हम लोग आपको बताते हैं, पेशेंट्स को बताते हैं कि उनको कैंसर है कि नहीं है। तो बायोप्सी इज अ वेरी क्रूशियल स्टेप इन द मैनेजमेंट। बायोप्सी के बगैर ना सर्जरी पॉसिबल है, ना कीमोथेरेपी पॉसिबल है, ना रेडियोथेरेपी पॉसिबल है। तो कोई भी मैनेजमेंट जो है वो बायोप्सी के बगैर पॉसिबल नहीं है। इट्स द सेम थिंग लाइक किसी का आपने ब्लड टेस्ट लिया, किसी का हम लोगों ने जो है ना यूरिन टेस्ट ले लिया, स्टूल टेस्ट ले लिया, इसी तरह से बायोप्सी भी एक टेस्ट है जो कि कैंसर की तशखीस में हमारी बहुत ज्यादा मदद करती है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप मैनेजमेंट के लिए। जी बिल्कुल। इसी के साथ हम अपने इस एपिसोड के अख्ताम पर आप पहुंचे हैं। डॉक्टर शायान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ इतने अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए। आज हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें गुटखा कंजप्शन के हवाले से कवर की, उसका ट्रीटमेंट हो गया और जो भी मिथ्स इसके अराउंड हैं और जो लोग इसको कंज्यूम करते हैं उनको इसके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में भी कोई भी मालूमात हासिल नहीं है। तो इस हवाले से सबको आगाही देने के लिए आप बहुत शुक्रिया डॉक्टर शायान। और हमारे लिसनर्स को मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आपके किसी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप जरूर हमारे फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पेज पे या तो इस ऑडियो पे कमेंट करें या फिर हमें मैसेज भेजें, और आपके जो भी क्वेश्चंस हो गुटखा कंजम्पशन के रिलेटेड हम वो डॉक्टर शायान को फॉरवर्ड करेंगे एंड होपफुली दोस विल बी आंसर्ड। और I'll take the opportunity to thank you Maheen and खुशबख्त, आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया, and Other Road Sales Project का बहुत-बहुत शुक्रिया for raising this issue. बहुत-बहुत शुक्रिया for calling me out for this. थैंक यू बहुत सो बहुत मच। शुक्रिया आपका भी। थैंक यू डॉक्टर शायान।